देखिए, वो दीवाना बकार ख़ेश होशियार बाशत एक फ़ारसी का मुहावरा है कि दीवाना अपने जो मुफादात होते हैं उनके बारे में वो बहुत होशियार होता है। उसने अपने हाँ आने वाली मसनूआत पर ड्यूटी लगानी थी, उसमें वो कामयाब रहा है। उसके अलावा वो अपने यहाँ की मल्टीनेशनल के लिए ये बात बहुत मुश्किल तरीन बना रहा है कि वो कहीं और कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में, हम तो खैर अभी बहुत दूर है इस गेम में। ज़्यादातर तो यही था ना कि जब चीन पे पाबंदियाँ लगी तो उन्होंने कम्बोडिया, वियतनाम वगैरह में, और जैसे एप्पल है उसके आईफोन जो है वो इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। पेपर छोड़ भी दिया? नहीं, अभी भी 20% दुनिया में जो है वो इंडिया में ही बनते हैं, तो उस पे वो टैरिफ वगैरह जो है वो लगा रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस मामले में तो मेरा नहीं ख्याल कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं और अमेरिका की रिवायत को जहन में रखते हैं, उनका यह ख्याल था कि शायद इसकी वजह से अमेरिकन इकॉनमी का पट्टा बैठ जाएगा। लेकिन हैरत की बात है कि अभी तक जब कि मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन इकॉनमी में ऐसी कोई हलचल नहीं मची है जिसकी लोग तवक्को बांध रहे थे। तो उसकी वजह से वो जाहिर है कि अब देखना होगा कि क्या इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्ट की बात ये है कि उसका, आप ये फरमा रही हैं कि जी अचानक, तो मेरा ख्याल है कि अचानक नहीं हुआ। इससे पहले ट्रम्प के कुछ करीबी सरमायादार वो ये पाकिस्तान के बारे में कुछ मालूमात वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। पहले से ही बिल्डअप हो रहा था। उसका एक बहुत बड़ा सबूत है, उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं आया, साफ बात है, वो ये है कि इसके ओथ संभालते ही इस साल की जनवरी की 30 तारीख को यहाँ पर उसका वो एक नुमाइंदा आया था, गालिबन जेफरी, वो जो बंदा है वो यहाँ रहा था पाकिस्तान में। वो शख्स जो है वो ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का क्लास फेलो है, वाटन यूनिवर्सिटी से, और ये पेंसिल्वेनिया में ये लोग गुजर रहे हैं। ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। अब वो शख्स, आई विश के आई न्यू कि मुझे पता होता कि आप मुझसे ये बात करना चाहती हैं तो मैं उसका नाम, लेकिन बहुत आसानी से ये मालूम किया जा सकता है कि 30 जनवरी को जो अमेरिकन आया था उसने यहाँ पर मादूद चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, और उन सहाफ़ियों को उसने इत्तला दी थी कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्द अमेरिका का फेस हो सकता है फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए। पाक यूएस एक पेज पे उस पे नहीं, दुनिया के लिए कि जी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह किसी मुल्क की तकदीर बदल दे सकती है। और उस वक्त उन मादूद चंद लोगों से उसने जो गुफ्तगू की थी उसमें उसने जिन सेक्टर्स का हवाला दिया था कि जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है अमेरिकन भारी भरकम, तो उसने ऑयल का भी जिक्र किया था। तो हमारे यहाँ मुसीबत ये होती है कि एक तो वो जो बंदा आया था, बेहतर ये होता कि उसकी ज़रा वसीतर बितादाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करवाई जाती, वो उससे सवाल जवाब करते, और हम इस बात की ज़रा तफसीलात और कोई उससे कुरे दी जाती। तो अर्ज़ मेरा करने का मतलब ये है कि ये अचानक नहीं होता है, बल्कि ट्रम्प ओथ लेता है और उसके चंद ही रोज़ बाद उसके बेटे का करीब तरीन साथी और कई हवाले से बिजनेस पार्टनर जो है वो पाकिस्तान आता है, और वो पाकिस्तान आके मुख्तलिफ लोगों से मिलता है और सहाफ़ियों के एक गिरोह से गुफ्तगू करते हुए वो ये कहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ अचानक हुआ है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प के इक़्तिदार संभालने से पहले ही इस टाइप की कुछ चीज़ों के बारे में
छानबीन हो रही लेकिन सर थी। आपको नहीं लगता जंग के बाद से थोड़ा ज़्यादा ये न्यूज़ में चीज़ें आनी हाईलाइट होनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं? इंडिया के बारे में ट्रम्प बिल्कुल ही उसके खिलाफ हो गए। दो चीज़ों को आप गड़बड़ मत नहीं सर, मैं जंग से रिलेट नहीं कर रही इस चीज़ बीबी, को। एक है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अमेरिका की कुछ सेक्टर्स में सरमायाकारी। 30 जनवरी को तो पाक भारत जंग के दूर परे तक इम्कानात नहीं थे ना कहीं। अब दूसरा मसला है वो है कि गालिबन मोदी से जो अमेरिका की ताल्लुकात की जो तवक्कुआत थी, ये बात जहन में रखते हुए कि यार जब मेरा पिछला दौर था यानी कि ट्रम्प का, तो उस वक्त मेरे और मोदी के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत गहरे थे, क्लोज थे। और अब जब मैं दोबारा बरसर इक़्तिदार आऊँगा तो भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो और बेहतर हो जाएंगे। यही सर, मैं बल्कि यही मैं कहना चाह रही थी। हवाले से मेरा ख्याल है कि उसको पहली मायूसी ये हुई, भारत जो है जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही अपने यहाँ उसने अपनी इकॉनमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन रखा है, और गैर मुल्की अशिया की दरामद को वो मुश्किल से मुश्किल तर बनाते रहे हैं। इस रिवायत को, नेहरू की बनाई हुई रिवायत को तोड़ने की मिसाल के तौर पर सच्ची बात है, जब मैं पहली मरतबा दिल्ली गया 1984 में, तो मैं दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए ये महसूस करता था कि मैं तो बहुत गरीब मुल्क में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी मुझे हर जगह वो चलती नज़र आती थी, मोरस, जो हमारे यहाँ टैक्सियों की सूरत इस्तेमाल होती थी। तो मैं ये कहता था यार ये कैसा इतना बड़ा मुल्क है और यहाँ पे कमबख्तों के पास ढंग की गाड़ी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ वो टोयोटा शियोटा लाशफाश करती घूमती थी। एनीवे, इस रिवायत को थोड़ा सा मनमोहन सिंह ने तोड़ा, लेकिन मनमोहन सिंह की जानिब से इस रिवायत को तोड़ने के बावजूद हम लोगों को जो है यानी तजारती नुक्ता नज़र से नेशनलिज्म पाया जाता है। वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, इंपोर्ट पे बिल्कुल नहीं करते। इसका दूसरा तजुर्बा मुझे ज़ाती तौर पर इस तरह भी है कि नज़र बज़ाहिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है वो स्टेटस दे रखा था। तो अभी चंद दिन कबल अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत का जिक्र करते हुए कहा है कि एक तो उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा है, और टैरिफ के अलावा भी ये नॉन मॉनेटरी गंद भी बहुत डालते हैं। तो हमारे यहाँ उन दिनों आज भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हुआ करते थे, जो अम्मी हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, एक नई रवायत चली थी, उनको ऑल इंडिया कांग्रेस की सदर ने बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर की हैसियत में बुलवाया था, इनवाइट किया था। तो वो अपने साथ मुझे भी ले गए थे, और नसीम ज़हरा भी हमारी बड़ी मशहूर सहाफ़ी गई। तो वहाँ पे उनके दौरे के दौरान बार बार उनसे सबसे ज़्यादा मिलने वाले जो लोग थे वो तिजारत पेशा लोग थे, और वो इस बात पर बहुत ज़ोर दे रहे थे कि जी आप जो है वो पाकिस्तान हमारे साथ तिजारत बढ़ाएं। तो हमारे जो कुछ लोग यहाँ से गए हुए थे उन्होंने ये कहा कि जी कैसे पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन होने के बावजूद कुछ जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एक चीज़ होती है मेथी, तो ये कहते हैं कि मेथी तो हमारे यहाँ भी बहुत होती है, लेकिन एक चीज़ कहलाती है कॉम्पिटिटिव एज। तो कॉम्पिटिटिव एज जो है वो ये है कि जी लोग कसूर की मेथी खाना चाहते हैं, कसूरी मेथी। तो अगर आप हमें मेथी दे रहे हैं तो वो कसूरी होनी चाहिए। तो कसूर के अलावा कहीं और की मेथी जो है वो, अच्छा आपने वैसे मेथी को डिक्लेयर कर रखा है कि जी आप इम्पोर्ट कर लें, लेकिन जब वो कस्टम वगैरह पे जाती है और ड्यूटी का जिक्र होता है तो आपको ऑथेंटिक बनाना होगा कि ये मेथी जो है वो कसूर से है। तो ये वो जो ट्रम्प कह रहा है ये नॉन मॉनेटरी गंद है कि आप रुकावट डाल रहे हैं, और वो अभी भी अमेरिका के साथ इन मामलात में बहुत कुछ कर रहे होंगे। लेकिन जो
बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ ये है ट्रम्प के लिए, वो ये है कि ट्रम्प ये चाहता है कि जी अब रूस को उसने ग़ालिबन एक हफ्ता दिया है कि भाई तुम यूक्रेन के साथ बातचीत करो, वरना वो फिर वहाँ जाके सीज़फायर करवाएंगे। तो रूस के ऊपर बाइडेन इंतज़ामिया के दौर से उनके तेल पर पाबंदियाँ लग चुकी हैं। अमेरिका अपनी तेल और गैस जो है वो दुनिया भर में बेचना चाह रहा है, क्योंकि उसने वसी पैमाने पर कहा है कि जी एक्सप्लोरेशन करें और ये। अब रूस, ख़ास तौर पर जर्मनी, वो तो पाइपलाइन के ज़रिए रूस से गैस खरीद रहा था। ज़ाहिर जो उन्हें सस्ती पड़ती है, करीब है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम ईरान से ले। तो भारत ने जब ये पाबंदियां लगी हैं, उनको बालाए ताक रखते हुए भारत में 2 रिफाइनरीज हैं। एक रिफाइनरी जो है वो रूस की अपनी बनाई हुई है, एक उनके प्राइवेट सेक्टर में है। वहाँ पे इन्होंने धड़ाधड़ जो है वो तेल जो खुले समंदर में रूस से यूरोप जा रहा था, तो जब ये पाबंदियों का ऐलान हुआ तो वो इंडिया आ गया। इंडिया में इन्होंने उसको ऑफलोड करके रिफाइन किया और रिफाइन करके उस रिफाइन ऑयल को और उसमें से डीजल निकालकर उसको मेड इन इंडिया बनाकर यूरोप भेजते रहे। तो अमेरिका का जो मकसद था कि रूस के तेल के लिए आलमी मार्केट को डिनाई करके रूस को अगर मजबूर किया जाए कि वो यूक्रेन के साथ जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, तो वो तो सबटाइज हो गया। तो बुनियादी गुस्सा मेरी दानिश में जो ट्रम्प को है वो ये है कि यार तुम मुझे, और दूसरा जाहिर है कि वो अपना सारा जो उसने लिखा भी है फ़ौजी सामान उनसे ख़रीद रहा है, और फ़ौजी सामान के सिलसिले में वो हालांकि काफ़ी अब उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए हैं अमेरिका को, लेकिन जाहिर है कि अभी उनकी तसल्ली नहीं हो रही। अब बुनियादी जो इन्हिसार है वो रूस के असलहे पर ही कर रहा है। तो इस मौके पर मेरा अपना ये ख्याल है कि मोदी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। मोदी पर दबाव डालकर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रम्प जो है कंसेशंस लेना चाहेगा, और मुझे ये ख़दशा है कि भारत का जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है वो भी चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन है, तो वो इसके बारे में बहुत अपसेट होगी। तो अगर मोदी ने कंसेशंस न दिए जो कि ट्रम्प दे रहा है, तो वो उसके लिए सियासी तौर पर बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और सर, एक इंटरनेशनली भी इंडिया अंडरमाइन हो ही जाएगा, हो ही रहा है काफ़ी तेज़ी से। जी हाँ, उसमें तो एक सबसे बड़ी बात ये अभी जो भारत जंग हुई है हमारी 87 घंटों की, उसमें नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि वो अपने आवाम की बेपनाह अक्सरियत को, ये मौसूफ बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत कन्विंसिंग, बहुत पॉपुलिस्ट तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन अभी जैसे हाल ही में आपने देखा होगा पाकिस्तान भारत की जंग के बारे में भारतीय पार्लियामान में बहस हुई। हमारी पार्लियामान इस मामले में अच्छी है, वो ऐसी बहस नहीं करती, ना सवालात उठाती है। हम लोग ज़्यादा बेहतर लोग हैं, लेकिन वहाँ के लोग ज़रा हैं अभी, तो उधर बहुत इनकी बेइज्जती हुई है। और ऐसी आलम आया विच इज़ वेरी रेयर कि नरेंद्र मोदी जब जवाबी तकरीर कर रहा था तो उसने एक मरतबा पानी भी पिया, जो कि नोटिस किया गया है। तो फिर जो इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है, मेरा ख्याल है वो नरेंद्र मोदी को खुद पर बोझ महसूस करना शुरू कर देगा। इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर, आई थिंक सो। तो उसकी वजह से उसका इक़्तिदार ख़तरे में भी पड़ सकता है, और वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर भी कर सकता है, टू टेल देयर हिज पीपल कि जी मैंने पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाया है या जवाब दिया है। इंडिया के लिए इंटरनेशनली भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या पाकिस्तान के साथ फिर कोई एडवेंचर करना चाहेगा, क्योंकि नैरेटिव ही नहीं, है। मैं इंटरनेशनल तो गया बाढ़ में। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत को मैं समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ, और अपने देखने वालों को, और मेरी बात पाकिस्तान में बहुत कम लोग समझ रहे हैं। हम थोड़े से, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है कॉम्प्लेसेंट, हम ईजी हो गए। हम समझते हैं यार वो उसने हमारे साथ पंगा लिया था, हमने उसको जवाब दे दिया, ख़त्म कर दिया।
तो जब बात करता हूँ कि नहीं यार भारत पर तवज्जो रखो, तो लोग कहते हैं अरे दीवाना है, पागल है, मैं बकवास कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो है वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने माशाल्लाह हमारा साबिका प्रोग्राम था, आपने उसमें शुरू किया कि अली अमीन गंडापुर साहब माशाल्लाह इतने पहुँच गए हैं कि अब वो हमें यानी फेटफ की दोबारा ग्रे लिस्ट में डलवा देंगे। मतलब इस तरह की चस्का फरोशी बुनियादी तौर पर हम एक गैर जिम्मेदार कौम है, तो सवालात भी ऐसे करते हैं, मौज़ूआत भी ऐसे देखते हैं। हम तो इंटरटेनमेंट के आदमी हैं, बुनियादी तौर पर अलहमरा थिएटर की जुगतों के बंदे हैं, और लेकिन मेरे जैसे बंदे बैठ के सियासी मौज़ूआत में गुफ्तगू करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अमानुल्लाह मरहूम की याद में कुछ ना कुछ उनकी रिवायात पर अमल किया जाए। मेरा जो बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपने आवाम की बेपनाह अक्सरियत को ये कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो रहे कि उन्होंने हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान को फैसला कुन शिकस्त दी है। उनकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि इसकी वजह से वो शायद टेम्प्ट हो सकता है कि व्हाई नॉट टू गो फॉर एन अदर राउंड ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। और सर ये हम इसी साल के अंदर विद इन अ फ्यू मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे खदशा है, और मैं इस दुआ के साथ इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि मैं गलत साबित हूँ। सर बट ऑफ कोर्स प्रिपेयर तो रहना चाहिए हमें। शायद सर इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ये बात पता चलेगी कि ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद देखते हैं सर मीम्स बनाने के अलावा क्या करती है पाकिस्तानी अवाम, कि अब क्या होगा अगली बार। बट वही बात है सर कि बिफोर द ईयर एंड्स हमें केयरफुल रहना चाहिए। जी बहुत। चलिए सर, फिर आई गेस ये चीज़ें फिर नया टर्न ले लेंगी, एंड मे बी नॉट अ गुड टर्न। देखते हैं सर, लेट्स कंक्लूड आवर प्रोग्राम ऑन दिस नोट के चलें कुछ दिनों तक केयरफुल रहें, सैड एंड केयरफुल नोट, कि कुछ अरसे तक हमें भी केयरफुल रहना चाहिए।